हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज का हमारा चैप्टर है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। मतलब यूक्लिड्स ने ज्योमेट्री के बारे में क्या क्या बातें बताई थी वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो ये ज्योमेट्री तक कैसे पहुंचा था, मतलब इसने क्या कैसे शुरू करा था। तो सबसे पहले एक मैथमेटिशियन था, थेल्स। ठीक है, उसने ये बताया था कि एक सर्कल को हम आधा कर सकते हैं डायमीटर से। मतलब थेल्स ने क्या चीज़ बताई थी कि एक सर्कल को आप बाइसेक्ट कर सकते हो और जिस लाइन से वो बाइसेक्ट हो रहा है वो डायमीटर होती है। उसके बाद जो थेल्स के सन थे पाइथागोरस, जिसका आपने पढ़ा है नाम, जिसने पाइथागोरस थ्योरम भी डिफाइन करी है। ठीक है, वो मैथमेटिक्स के फादर थे, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। उन्होंने थ्योरम्स दिए काफ़ी, और एक तो बहुत ज़्यादा जानी हुई थ्योरम है जिसको सब जानते हैं, दैट वाज राइट एंगल थ्योरम, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद जो है यूक्लिड ने इनके सारे मतलब वर्क को, जो इन दोनों ने मिलके काम किया, वो सारे वर्क को कलेक्ट करके ना 13 चैप्टर्स नए डिफ़ाइन करे, जो 13 बुक्स में चेंज हो गए। हर चैप्टर की एक बुक बनाई उसने। ठीक है, अब उसने ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे करी थी कि जैसे सबसे पहले उसने बताया कि पॉइंट्स होते हैं, लाइंस होती हैं, पॉइंट से जॉइन करके वी कैन मेक लाइंस। सरफेसेस होते हैं और सॉलिड्स। ये 0 डायमेंशनल है, ये 1 डायमेंशनल होती है, ये 2 डायमेंशनल एंड दिस इज 3 डायमेंशनल। ओके, अब इनकी डेफिनेशंस क्या हैं सबकी? अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, जिसका कोई भी हिस्सा नहीं है, ना लेंथ है ना ब्रेथ है, बस एक सिंगल डॉट है। लाइन क्या होती है? अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस लेंथ मतलब कि सिर्फ लाइन एक लेंथ है जिसकी कोई ब्रेथ नहीं है। 2 डायमेंशनल मतलब अ सरफेस हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ। और 3 डायमेंशनल मतलब अ सॉलिड हैज़ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। गॉट इट? इनमें डिफरेंस समझ आ गया? ये डेफिनेशंस आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यूक्लिड ने जो अजम्पशंस लगाई, कुछ चीज़ें उसने बताई, वो बताई क्या, उसको डिवाइड कर दिया उसने। कोई चीज़ उसने ज्योमेट्री के लिए डिफ़ाइन करी सिर्फ, वो थे पोस्टुलेट्स, जो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए ही यूज़ होते हैं। लेकिन जो हर चैप्टर में आप यूज़ कर सकते हो वो हैं एक्सियोम्स, जो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है, सिर्फ ज्योमेट्री के लिए ही ज़रूरी नहीं है, वो आप किसी भी पार्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये दोनों के दोनों सेल्फ एविडेंट हैं। सेल्फ एविडेंट का क्या मतलब होता है कि दे डू नॉट नीड प्रूफ, कि इन्हें प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। उसने जो अजम्पशंस लगाई हैं वो बिल्कुल ठीक लगाई हैं और ये प्रूव्ड है, हमें प्रूफ नहीं करके दिखाना है ये। ठीक है, तो ये सिर्फ ज्योमेट्री के लिए ही स्पेसिफिक है, वो आपको पता चलेंगे जब हम स्टेटमेंट्स करेंगे कि क्या है ये सब। ओके, नेक्स्ट है कि एक्सियोम्स। अच्छा, ये 7 एक्सियोम्स हैं और पोस्टुलेट्स 5 हैं।
ठीक है। अब क्या एग्जाम्स आपकी बुक में स्टेटमेंट्स तो लिखी हुई हैं, मैं आपको उन सब का मतलब बता देती हूँ कि एग्जाम्स का क्या मतलब है, राइट। तो पहला एग्जाम है आपका, फर्स्ट वन इज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स, कोई दो थिंग्स ले ली, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जो दोनों एक ही चीज़ के इक्वल हैं, आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब ये दोनों खुद इक्वल हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स, ये दो इक्वल्स और ये भी इक्वल्स, इक्वल्स आर एडेड, ए प्लस सी बी प्लस डी, तो इनके जो होल्स आएंगे दैट आर ऑल्सो इक्वल। थर्ड एग्जाम का क्या मतलब है, अगर आप इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो रिमाइंडर्स आएंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। फोर्थ वन क्या है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक आना, ठीक है। मतलब कि अगर ए 5 है तो बी भी 5 है, तो एक के ऊपर एक आना, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है। पूरी की पूरी ओवरलैप हो जाना, मतलब जैसे हमारे हाथ हैं दोनों, वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर देते हैं अगर हम उनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो दैट आर इक्वल टू वन अनदर। नेक्स्ट है होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट। होल का मतलब क्या हो गया, कोई बड़ी चीज़, और पार्ट का मतलब क्या हो गया, कोई छोटी चीज़। तो जैसे एक यूनिवर्सल ट्रुथ होती है ये वाली एग्जाम, कैसे कि जैसे एक लीफ है वो पार्ट है और ट्री जो है वो होल है, तो ट्री इज़ ग्रेटर देन लीफ, सो होल इज़ ग्रेटर देन अ पार्ट, ठीक है। तो आप कोई भी यूनिवर्सल एग्जांपल दे सकते हो इसमें। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। थिंग्स, फिर से दो थिंग्स ले ली मैंने, ए और बी, जैसे ऊपर ली थी थिंग्स, विच आर डबल ऑफ, मतलब विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। किसी सेम थिंग के डबल है तो भी ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। और सेवन्थ के अकॉर्डिंग क्या है कि ये दोनों किसी के हाफ हैं, तब भी ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो गॉट इट, एग्जाम समझ आ गए सबको। नेक्स्ट है आपके पोस्ट्यूलेट्स। पहला पोस्ट्यूलेट क्या है आपका कि एक स्ट्रेट, एक पॉइंट से आप इनफाइनाइटली लाइंस ड्रॉ कर सकते हो और दो पॉइंट्स से आप सिर्फ एक सिंगल लाइन पास कर सकते हो, क्योंकि इन दो पॉइंट्स को तो क्रॉस करती हुई एक ही लाइन जाएगी, लेकिन एक पॉइंट से तो आप जितनी मर्जी लाइंस बना सकते हो, ठीक है। ये पोस्टुलेट 1 है। नेक्स्ट पोस्टुलेट 2, एक लाइन होती है जिसको आप जितना मर्जी आगे पीछे एक्सटेंड कर सकते हो, लाइन के आगे पीछे एरोज भी लगते हैं। और एक होती है लाइन सेगमेंट, जिसके आगे पीछे एरोज नहीं लगते, वो एक फिक्स्ड होती है। मतलब आपको अगर गिवन होता है ना कि वो 4 सेंटीमीटर की है, तो वो लाइन सेगमेंट होती है, लाइन नहीं होती। लाइन को आप प्रोड्यूस कर सकते हो इंडेफिनिटली इन बोथ द साइड्स, कहीं भी कर सकते हो आप उसको, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट है आपका, किसी भी सेंटर से कितना भी रेडियस लेके यू कैन ड्रॉ एनी टाइप ऑफ सर्कल, ठीक है, एनी टाइप ऑफ सर्कल। नेक्स्ट फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, कि सारे के सारे राइट एंगल्स, चाहे वो मैं ऐसा बना लूँ छोटा थोड़ा, चाहे मैं थोड़ा और बड़ा बना लूँ, रहेंगे तो वो राइट एंगल 90 ही, चाहे मैं इससे भी बड़ा बना लूँगी तो भी रहेगा तो वो 90, तो सारे राइट एंगल्स तो आपस में इक्वल ही आएंगे, राइट। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइंस को कट कर रही है, मतलब ट्रांसवर्सल है, लेकिन वो दो स्ट्रेट लाइंस जिनको वो कट करती हुई आ रही है ट्रांसवर्सल, वो तो ज़रूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो लाइंस, वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो बाद में उसने फिफ्थ पोस्टुलेट को चेंज करके ये भी बना दिया था कि वो लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं। पहले उसने यही बनाया था कि दो स्ट्रेट लाइंस को ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं और वो दोनों स्ट्रेट लाइंस जाके आगे कहीं मीट कर जाएंगी, तो
तो उनके साइड का जहाँ वो मीट कर रही है ना, उस साइड के जो ये दो एंगल्स होते हैं, इनका सम हमेशा लेस देन 180 होगा। और बाद में उसने उस पोस्टुलेट को चेंज करके क्या बताया, मॉडिफाई करके, कि दोनों केसेस पॉसिबल हैं, कि ऐसे हो सकता है कि लाइन पैरेलल ना हो, और ये भी पॉसिबल है कि लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं, और अगर पैरेलल होंगी तो इनके इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो इक्वल टू 180 रहेगा। ठीक है, तो और यूक्लिड्स मैंने आपको एग्जाम बता दिया, पोस्टुलेट बता दिया है, और फादर ऑफ मैथमेटिक्स पाइथागोरस थे। ठीक है, आर्किमिडीज भी जो है वो भी मैथमेटिक्स के फादर थे, और यूक्लिड्स जो है वो ज्योमेट्री के फादर थे, फादर ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, तो आपको आई होप क्लियर। आगे एक और चीज़ है इसमें, कंसिस्टेंट अगर आ जाए कभी कि कोई स्टेटमेंट्स कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है सेम बात बोल रहे हैं, सेम ओपिनियन है, मतलब दोनों में कोई ना कोई चीज़ की कमी है, ये दोनों ही पूरी तरह सही हैं, तो कोई चीज़ सेम हो जाना, दैट इज़ कंसिस्टेंट। ओके, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। दोनों एक्सरसाइजेस ही मैं अभी करवा दूँगी आपको। सो एक्सरसाइज 5.1 क्या है? एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है स्टेटमेंट्स में। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, पहला क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि एक लाइन ही सिर्फ एक पॉइंट से क्रॉस कर सकती है, तो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि एक लाइन थोड़ा ना क्रॉस कर सकती है। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 1 वी कैन ड्रॉ इन्फिनिटली लाइंस थ्रू सिंगल पॉइंट। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पार्ट कि अगर आपके पास टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है ना, तो आप यहाँ से बहुत सारी लाइंस पास कर सकते हो, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 1 आप 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हो। ठीक है, थर्ड है आपका कि एक टर्मिनेटेड लाइन है, उसको आप इंडेफिनेटली दोनों साइड्स पे एक्सटेंड कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 2। नेक्स्ट है आपका इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल, दो सर्कल्स अगर आपके इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे ऑब्वियसली। अगर इनके सर्कल्स इक्वल हैं तो इनके रेडियसेस भी इक्वल ही होंगे, तभी सर्कल इक्वल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ये भी दोनों इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर अकॉर्डिंग टू एग्जाम 1। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको डेफिनेशंस बतानी है, जो आपको 5 पार्ट्स दिए हैं, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस एंड स्क्वायर, इन सब के आपको डेफिनेशंस लिखनी है इसके अंदर। तो गिव अ डेफिनेशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एंड आर देयर अदर टर्म्स, मतलब वो कह रहे हैं कि इन पांचों से पहले क्या आपको कुछ और भी डिफाइन करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। वो क्या डिफ़ाइन करना पड़ेगा, जैसे पैरेलल लाइंस में क्या चीज़ आएगी, लाइंस आएगी, तो आपको लाइंस डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, और पॉइंट्स भी आएंगे जिनसे जॉइन करके तो लाइन बनेगी, तो पॉइंट्स को भी डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, और एक आपको सरफेस को भी डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, जिसे हम प्लेन सरफेस बोलते हैं, जिसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस, ये सब बनाते हैं ना, तो वो सब में हमें प्लेन सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है। सरफेस के साथ प्लेन लिखना इससे ज़रूरी है क्योंकि कर्व्ड सरफेसेस भी होते हैं। ठीक है, इन तीनों की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो पहले आपको इन्हें लिखना है, क्योंकि पूछ रहे हैं हाउ माइट यू डिफाइन देम, तो पहले इन तीनों की डेफिनेशंस आएंगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपको इनकी लिखनी है जो 5 पार्ट्स आपको गिवन हैं। तो उसमें पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या रहेगी कि पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस which never intersect each other. Next है perpendicular lines which intersect each other at 90 degree. Third part, a line segment has two endpoints.
ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको जस्ट एक डेफिनेशंस लिख रही हूँ कि कैसे लिखनी है आपको, ठीक है। अच्छा, रेडियस की डेफिनेशन कैसे आएगी? रेडियस होता क्या है? सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कहीं भी पॉइंट हो कोई भी, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को वी कॉल रेडियस। तो आप ये कैसे लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन अ सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन circumference of a circle is called radius of the circle. नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वन, स्क्वायर। ये तो आप सब लिख सकते हैं खुद कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। आपको दो पोस्टुलेट्स दे रखे हैं नीचे, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि क्या ये पोस्टुलेट्स में कुछ अनडिफाइंड टर्म्स हैं, तो वही सेम कि पॉइंट्स अनडिफाइन हैं, सरफेस के बारे में नहीं बताया है ना, लाइन के बारे में नहीं बताया है कि वो कौन सी लाइन है। तो इस टाइप से यही तीनों सेम अनडिफाइंड रहेंगी। लेकिन आपको इसमें ये नहीं बोला कि उसने डिफ़ाइन करो, तो डिफ़ाइन नहीं करनी, तो आपने सीधा लिखना है कि येस दीज पोस्टुलेट्स contain undefined terms. ओके, अनडिफाइंड टर्म्स हैं, कौन कौन सी हैं? वही पॉइंट, प्लेन सरफेस एंड लाइन, ठीक है। उसके बाद यस क्या क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये अनडिफाइंड टर्म्स बता दी, और क्योंकि दोनों में ही अनडिफाइंड टर्म्स है ना, तो ये कंसिस्टेंट हैं। हाँ, यस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, ठीक है। वो भी नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट भी हैं, क्योंकि इन दोनों में ही इक्वल है जो हमें पॉइंट्स गिवन है। अच्छा, मैं पॉइंट्स पढ़ती हूँ, क्या है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट है सी, लेकिन ये तो नहीं बताया कि ए और बी लाइन सेगमेंट है, कोई लाइन सेगमेंट के बारे में नहीं बताया, और उसके बीच में यहाँ सी है, या ए और बी के बीच में यहाँ सी है, या ये तीनों के पॉइंट्स अलग अलग प्लेन्स पे हैं, मतलब एक सरफेस ए वाला है, ये सरफेस सी है, ये सरफेस बी है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि सेम सरफेस पे हैं या नहीं। तो ये जो है प्रॉपर नहीं बता रखा, हर चीज़ नहीं दोनों पॉइंट्स के अंदर बताई गई है, तो इसलिए अनडिफाइंड टर्म्स हैं कुछ इसमें। और एक और चीज़ है कि दीज सेकेंड पॉइंट जो है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। फिर से वो यही बोल रहे हैं कि सेम लाइन में नहीं है, सेम लाइन में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अलग अलग प्लेन सरफेस पे भी हैं, या सेम ही सरफेस है और वो लाइंस बट डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हैं, ऐसे है कहीं ए बी सी पॉइंट्स। तो किस तरीके से है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन। सो दीज, अब वो पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों यूक्लिड के पोस्टुलेट फॉलो कर रहे हैं, तो यूक्लिड के पोस्टुलेट्स तो फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि यूक्लिड के पोस्टुलेट की जो डेफिनेशंस हैं उसमें हर एक टर्म प्रॉपर समझाई गई है, तो यहाँ ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट गिविंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्टुलेट्स, क्योंकि ये पोस्टुलेट की प्रॉपर डेफिनेशन या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें स्टेटमेंट को ऐसे लिखना चाहिए था कि पॉइंट सी है वो लाई कर रहा है ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी इन बिटवीन ए बी, ओके, इस तरीके से उसे बताना चाहिए था। तो ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, नो दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट है आपका वेरी सिंपल क्वेश्चन,
आपको ए और बी दो पॉइंट्स गिवन हैं, बीच में कहीं सी गिवन है, और ये भी गिवन है कि ए सी बी सी के इक्वल है। अब वो बोल रहे हैं कि ए सी जो है वो हाफ है ए बी का। अब ए बी जो देखो आपके उसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, ए सी एंड बी सी, दोनों मिलाकर ए सी बन रहा है, ए बी बन रहा है। दोनों की जगह पे आप ए सी लिख सकते हो, क्योंकि ये गिवन है कि ए सी बी सी के इक्वल है। ए बी जो है वो ट्वाइस ए सी आ गया। अब जो ये 2 है वो इधर जाके हाफ हो जाएगा, तो हाफ ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इन क्वेश्चन नंबर 4 मिड पॉइंट गिवन था लाइन सेगमेंट का, है ना। अब वो बोल रहे हैं कि प्रूफ करो कि एक ही मिड पॉइंट होता है हमेशा, एक ही लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता तो एक ही है, लेकिन हमें ये कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या कि ए और बी के हम दो पॉइंट्स लेंगे, पी और क्यू, और अब हम लेंगे कि इफ़ P इज़ द मिड पॉइंट, अगर P एक मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए पी जो है वो पी बी के इक्वल हुआ, मतलब ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी। और अगर क्यू मिड पॉइंट हुआ तो ए क्यू होगा क्यू बी के इक्वल, है ना। या तो ये होगा इक्वल या ये होंगे इक्वल, तो इन दोनों का प्लस जो है वो ए बी के इक्वल हो जाएगा। अब इनसे क्या पता चल रहा है, दोनों ए बी के इक्वल हैं, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू बी। अब ये तो आपस में इक्वल हैं, तो मैं दोनों की जगह सेम चीज़ लिख सकती हूँ, ए पी और ए क्यू। तो ये 2AP और 2AQ आ गए, तो AP और AQ इक्वल आ गया। बट AP और AQ कैसे इक्वल हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर AP is equal to AQ is are equal if and only if P and Q are same points, अगर वो same points होंगे, otherwise it is not possible. तो therefore our supposition is wrong and hence our one line segment has only and only one midpoint. Okay, next question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक फिगर गिवन है ए डी, यहाँ बीच में बी एंड सी, और आपको एक और चीज़ गिवन है कि ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है, और आपको 2 प्रूफ करना है कि ए बी सी डी के इक्वल है। तो हम गिवन से शुरू करेंगे, और गिवन में देखो ये और ये इक्वल है, मतलब ये जो कॉमन इसमें आ रहा है हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों में, बी डी में से भी बी सी माइनस, ए सी में से भी बी सी माइनस, तो यहाँ आ जाएगा ए बी और यहाँ आ जाएगा सी डी। ए सी में से बी सी माइनस करोगे ए बी, और बी डी में से देखो बी सी माइनस होगा तो सी डी, तो हेंस प्रूफ्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि वो एग्जाम 5 जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया था चैप्टर की इंट्रोडक्शन में ही। तो अब आप ये बना सकते हो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल लेके, ठीक है। जैसे मैंने लीफ और ट्री का दिया था, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। कोई भी आप 2 एग्जांपल्स दे देना इसमें। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 5.2 जो कि आपका यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट के बारे में है। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे स्टार्टिंग में। क्या डिस्कस किया था हमने इसके बारे में कि ये कि उसने उसको रीराइट कैसे किया था यूक्लिड को ना, ताकि वो ईज़ियर हो जाए, आपको समझ आ जाए आराम से, ईजियर टू अंडरस्टैंड।
तो आपके एक्सरसाइज 5.2 का ना फिफ्थ पोस्टुलेट आपने किस तरीके से लिखना है कि कोई दो स्ट्रेट लाइंस हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप लिखना खुद, कि टू स्ट्रेट लाइंस विच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन डियर सम, आपने यहाँ पर 1 और 2 इन्हें मेंशन करना है और लिखना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ लेस देन 180 डिग्री। ये आपका ईजियर अंडरस्टैंड होगा अगर आप इस तरीके से फिगर बना के और ये बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर कहीं पॉइंट और ये सबको मेंशन कर देना, सारे पॉइंट्स ना, यहाँ पर A B C D E F है ना, मेंशन कर देना और इसको G दे देना, यहाँ पर E F, और इसको एक्सटेंड करके कहीं मीट कर रहा है तो जिस साइड से मीट हो रहा है वो वाले साइड का सम लेस देन 180 होता है। और क्वेश्चन नंबर 2, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.2 का, और एक है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या बताना है कि क्या पैरेलल लाइंस में भी यूक्लिड का पोस्टुलेट लगता है। बिल्कुल, क्योंकि उसने उसको मॉडिफाई किया था लेटर फिफ्थ पोस्टुलेट को, कि अगर लाइन ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो कभी पैरेलल नहीं होंगी, हो सकता है कि स्ट्रेट लाइंस पैरेलल भी हों। तो अगर वो दोनों पैरेलल हुई तो उसने क्या बताया था कि अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 1 एंड 2 का सम ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स विल डू टुमारो। So bye for now. Thank you.